गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आधुनिक इतिहास का 5वां भाग पढ़ेंगे। और हमने 4 भागों में पढ़ा कि पुर्तगाली जो व्यापारी हैं और गवर्नर्स हैं उनका आगमन कैसे हुआ और उन्होंने भारत में किन किन वस्तुओं को यहाँ से ले गए और किन किन चीज़ों का व्यापार किया। ठीक है, अब हम पुर्तगालियों ने मुख्यतः उनके जो गवर्नर्स थे डी कुन्हा के समय तक क्या थे, वो गवर्नर्स काफ़ी मतलब कि जो क्या थे, भारत में अपना राज्य करते थे। ठीक है, अपना शासन करते थे। ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण है, पुर्तगालियों की सफलता और असफलता का कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, वो भारत में करीब 100 सालों तक व्यापार करते हैं, लेकिन वो भी भारत के बहुत ज़्यादा हिस्से पे नहीं, भारत के उन हिस्सों पर करते हैं जहां पर क्या होता है कि उनके समुद्री मार्ग स्थापित होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि गोवा मैप की सारे मैंने आपको बताया था, गोवा था, दमन था, दीव था। ठीक है, कालीकट था। ठीक है, उसके बाद आपका इधर आ जाएंगे तो हुगली था। ठीक है, इन सब जो ऐसे स्थान जहां पर क्या होते हैं कि समुद्री मार्ग मतलब समुद्री मार्गों से व्यापार करना आसान होता है, वहां पे उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की और व्यापार किया। और उससे ज़्यादा उन्होंने भारत में बहुत अधिक ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया। तो हम आज उनके पढ़ेंगे सफलता और असफलता के कारण। ठीक है, देखिए पुर्तगालियों की भारत में सफलता के कारण, पुर्तगाली सफल क्यों हुए, क्यों इतने समय तक वो रह पाए। तो पहला आप देखिए यहाँ पर पुर्तगाली शासन द्वारा सहयोग एवं समर्थन। ठीक है, पुर्तगाली शासन द्वारा सहयोग एवं समर्थन, कहने का मतलब ये पहला पॉइंट है आपका कि पुर्तगाली शासन सहयोग और समर्थन। पुर्तगाली के जो शासक थे ना, उन्होंने उनको सहयोग दिया और समर्थन दिया कि आप जाइए और व्यापार करिए, सबसे पहले ये। दूसरा आप देखें तो नौसेना क्षमता। ठीक है, नौसेना क्षमता उनकी अच्छी थी, वो नाव से आने जाने में क्या थे, सक्षम थे। और वहां से उन्होंने उनके जो शासक थे उन्होंने क्या किया था कि कंपास, ठीक है, कंपास की क्या की थी, कंपास बनाने में सहयोग किया था। उनकी कुशल और योग्य गवर्नर्स, उनके जो गवर्नर थे काफी कुशल थे। ठीक है, योग्य भी थे। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण को प्राथमिकता। तटवर्ती का मतलब क्या होता है, भारत का जो तटीय एरिया है जो समुद्र से लगा हुआ है, उन क्षेत्रों पे उनका क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। इस वजह से वो क्या हुए, इतने सफल हो पाए। आगे की बात करें अगर हम, तो ब्लू वाटर नीति। ठीक है, ब्लू वाटर नीति जो आप जानते हैं हिंद महासागर का जो हिस्सा है वहां पे उनका नियंत्रण हो गया था, जिसके माध्यम से वो पानी के मतलब हिंद महासागर से भी व्यापार करते थे। ठीक है, आगे की बात करें तो भारतीय शासकों की अयोग्यता और दूरदर्शिता। भारतीय शासकों की अयोग्यता का मैंने आपको बताया था, गोलकुंडा के शासक, उसके बाद बीजापुर, ठीक है, विजयनगर, वहां के जो शासक थे उनकी अयोग्यता आपने देखो, दोनों शासकों एक ही जगह के थे लेकिन एक दूसरे की मदद ना करना। ठीक है, और दूरदर्शिता का अर्थ ये होता है कि वो आगे की सोचते थे। ठीक है, आधुनिकरण का मतलब भारत अभी तक का सोच रहा था। आपको एक ध्यान से देखिएगा, जब पुर्तगाली आए थे तो उस समय भारत में क्या था, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत यहाँ के जो शासक थे, ठीक है, सिकंदर लोदी थे। एक बात आपसे आपसे आर ओ जैसे यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, जब पुर्तगाली भारत आए थे तो उस समय 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आया था पहला पुर्तगाली, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो सिकंदर लोदी था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कौन था, सिकंदर लोदी। ठीक है, आई बात समझ में, उस समय शासक कौन था दिल्ली का, तो सिकंदर लोदी। अब देखिए ये भारत इनकी तो क्या है, सफलता के कारण। अब ऐसा क्या हुआ कि असफलता, मतलब इनकी सफलता का तो कारण होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि पुर्तगाली बहुत समय तक इस भारत से व्यापार वगैरह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, भारत से क्या करते हैं, ये व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो देखिए भारतीय जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति का अनुसरण। ठीक है,
असहिष्णुता का नीति का अनुसरण। बहुत ज्यादा ये जो व्यापार होते हैं उन भारतीय जनता से इनका जो लगाव होता है वो उनका नहीं हो पाता है। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा नए उपनिवेश ब्राजील की खोज करना। अच्छा, पुर्तगालियों ने उपनिवेश ब्राजील की खोज करना, इन्होंने अब एक व्यापार की एक नई जगह को खोजा था जिसका नाम क्या था यहाँ पे ब्राजील। उन्होंने ब्राजील को खोजा था, तो इस वजह से उनको क्या लगता था कि अब भारत में क्या है, भारत से व्यापार करना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। इस वजह से वो क्या कहते हैं, भारत पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर भारत में प्राप्त लाभ का पुनः निवेश नहीं करना। भारत से जो इनको लाभ मिलता है उसका निवेश ना करना। ठीक है, पुनः निवेश ना करना मतलब क्या कहने का अर्थ है यहाँ पे, इनका जो लाभ मिलता है, ठीक है, ठीक, पुर्तगाली द्वारा भारत से व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब नियंत्रण, विनिमय का मतलब यहाँ नियंत्रण प्रणाली या भारत से प्राप्त धन का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये भारत से जो धन प्राप्त होता था उसको और अपनी रणनीति या अपने शासन में उपयोग ना करके ये अपने जीवन पे मतलब अपने तक ही लगाते थे। ठीक है, आगे क्या कहने का मतलब है, बल्कि इस हेतु पुर्तगाली स्वयं अपने देश से सोना चांदी, ये देखिए यहाँ पर सोना चांदी तांबे इत्यादि क्या करते थे, लाते थे। ठीक है, भारत से व्यापार करने के लिए पुर्तगाली सोना चांदी तांबे इत्यादि क्या करते थे, भारत में लाते थे। ठीक है, और कालांतर में मतलब बाद में पुर्तगालियों की यह नीति उनकी भारत में असफलता का कारण है। मतलब इनकी असफलता का कारण व्यापार को बहुत ज्यादा महत्व ना देना या उनका निवेश ना करना। जैसे कोई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो आपने कुछ लगाया और जब आपको मतलब वहां से जब पैसे आने लगते हैं तो उसको हमें पहले और निवेश करना चाहिए उसमें, उस बिजनेस में, कि हमारा बिजनेस और आगे जाए, ना कि उस बिजनेस से फिर अपनी चीजें चलानी चाहिए, अपनी जीवन की चीजें आप शुरू कर दो चलाना कि पहले पहले कि हाँ चलो हम ये चीजें करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो आपकी फिर आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, आपके जो बिजनेस होता है वो आगे नहीं जा पाता है। आगे देखिए, पुर्तगालियों की भारत की देन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया। ठीक है, पुर्तगाली आए तो उन्होंने वो क्या लेकर आए थे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा पुर्तगाली क्या क्या लेके आए थे। तो भारत में उन्होंने तंबाकू, गन्ना, अनानास, पपीता, आलू तथा मक्का, ठीक है, की कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगाली को जाता है। मतलब भारत में जो आप देख रहे हैं तंबाकू, गन्ना, अनानास, पपीता, आलू तथा मक्का की कृषि की जो शुरुआत होती है उसकी शुरुआत करने का जो श्रेय होता है वो किसको जाता है, पुर्तगाली को जाता है। देखिए, भारत के तटीवर्ती क्षेत्र में कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रसार का मतलब उसका प्रचार वगैरह करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब यहाँ पे भारत के तटीवर्ती क्षेत्र में जो भारत के समुद्री से लगे हुए हैं उनमें ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, भारत और एशिया में ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले ये प्रथम, ठीक है, पुर्तगाली पहले थे। मतलब ईसाई धर्म का ये प्रचार करने वाले जो पुर्तगाली थे पहले थे। एशिया में जो ईसाई धर्म आता है उसका जो प्रचार करते हैं वो पुर्तगाली ही पहले ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भारत को इन्होंने क्या क्या दिया, पहले तो इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ यहाँ पर क्या है, गन्ना, ठीक है, अनाज जैसे गन्ना, अनानास, पपीता, आलू, ठीक है, इन सब का क्या किया, कृषि प्रारंभ करवाया, जो कि इसका श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, आगे आप देखिए। ठीक है, अब कह रहे हैं गोवा, दमन, दीव जैसे क्षेत्रों में आकर्षक चर्च का निर्माण करना। गोवा, दमन, दीव में आकर्षक चर्च मतलब एक अच्छा सा इमारत के तौर पे निर्माण करना, पहली बार मतलब कि ऐसा हो रहा था। ठीक है, आकर्षक चर्च का क्या किया इन्होंने, निर्माण किया। ठीक है, 1556, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, ये भारत की क्या है, पहली प्रिंटिंग प्रेस, और ये 1556 और कहाँ पे, गोवा में इन्होंने
पहली बार स्थापना किया था। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में होता है। आगे हम देखते हैं, समुद्री व्यापारी महत्व का परिचय दिया। मतलब समुद्री व्यापारी महत्व, समुद्र से व्यापार करने का महत्व, समुद्र से कैसे आप व्यापार कर सकते हैं एक से दूसरे जगह पर, ये इसका परिचय दिया। दूसरी, आगे देखिए, समुद्री जहाज निर्माण। क्या है? समुद्री जहाज निर्माण मतलब जो समुद्र की जो जहाजें हैं उनका निर्माण, जो बोट है, जो नाव है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, ये इन्होंने बताया। ठीक है। भारत में गोधिक विक्टोरिया स्थापत्य कला का विकास। गोधिक विक्टोरिया क्या होता है, इस बात को समझिएगा। गोधिक विक्टोरिया स्थापत्य कला का विकास, ये देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है। गोधिक विक्टोरिया ये क्या है, और स्थापत्य कला का विकास, कहने का मतलब जो वो चर्च बनाते थे, वो चर्च जिस तरह से बनाते थे उसी को गोधिक विक्टोरिया स्थापत्य कला कहा जाता था। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, एक मिनट। ये गोधिक विक्टोरिया मतलब स्थापत्य कला का विकास है। ठीक है, जैसे ये चर्च बनाते थे, इनके ऊपर के जो भाग होते थे, ये देखिए, ठीक है, नोकीला टाइप का होता था, और यहाँ पर जो भाग होता था इस टाइप का है, ऐसे करके है। यहाँ पे जो भाग है ये ऐसे करके, ये स्थापत्य कला मतलब उनका क्या है, स्थापत्य कला। क्या है? स्थापत्य कला, इसी को कहते हैं स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला। ठीक है, और इसी को कहते हैं गोधिक विक्टोरिया स्थापत्य कला का विकास। ठीक है, ये इमारत जो है, ये इमारत जो बनी है पुर्तगालियों ने बनवाया है। इसके जो भाग नोकीले नोकीले टाइप के हैं। फिर आपको ये थोड़ा सा क्लीन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो बना हुआ है ये वो इस टाइप का बना हुआ है, जैसे हम गुम्बद टाइप का बनाते हैं, इस टाइप का बना हुआ है। तो इसी को गोधिक विक्टोरिया या स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पर? ठीक, चलिए यहां पर हम आते हैं। आपको समझ में गोधिक विक्टोरिया और स्थापत्य कला क्या है? देखिए, गोधिक विक्टोरिया स्थापत्य कला यहां पर बताया गया है कि ऊंची तिकोन, जो ऊंची तिकोन इमारतें होती हैं उस कला में जो तिकोना टाइप का होता है, इस टाइप का, तो वहां पे इसी को गोधिक विक्टोरिया स्थापत्य कला कहा जाता है। ठीक है, पतले नुकीले एवं एक से अधिक शिखर, जो पतले नुकीले, हमने आपको दिखाया ना, पतला नुकीला एक लंबा सा ऐसे गया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का गया हुआ है, तो ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या है आपका, एक अधिक से शिखर। शिखर का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, इमारतों में बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़ी बड़ी खिड़कियां का मतलब क्या है कि जो खिड़की उनके में, इमारतों में बड़ी बड़ी खिड़कियां, इस ऐसा होता था, खिड़कियां बनी होती थी। ठीक है, ये खिड़की थी उनके आगे। आगे कहते हैं इमारतों के निर्माण में पहली बार स्टील, ये ध्यान रखिए, स्टील और लोहे का प्रयोग। मतलब पुर्तगाली यहाँ आते हैं और जो इमारत बनाते हैं उसमें पहली बार स्टील और लोहे का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के मानकों पर आधारित, ये इंजीनियर जो होते हैं वहां के इंजीनियरिंग के मानकों पर आधारित होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक, चलिए अब यहां से थोड़ा सा इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो मैं ये दिया हूं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पुर्तगालियों के विषय में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए इसको करने से पहले। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली, पुर्तगाली जो थे, ठीक है, भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। ठीक है, भारत में ये सबसे पहले आते हैं, ठीक है, और सबसे अंत में जाते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आते हैं और सबसे
अंत में जाते हैं। ठीक है, तो अब कब आते हैं और कब जाते हैं, आने का तो आपको पता है कि आते कब हैं, ये आते हैं आपका 1498 में। 1498 आपको पता है कि वास्को डी गामा आता है। ठीक है, और लेकिन जाते कब हैं, तो जाते हैं 1961 में, भारत की आजादी के 14 साल बाद। ठीक है, भारत की आजादी के 14 साल बाद ये 1961 में क्या करते हैं, भारत से जाते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर ये कि ये सबसे पहले आते हैं लेकिन सबसे अंत में जाते हैं। अब यहाँ 1961 की बात जब हम कर रहे हैं, ठीक है, 1961 में आपको बता दें सैन्य अभियान द्वारा, क्या करके, सैन्य अभियान द्वारा। पहले तो 1961 में कहां कहां पर इनका नियंत्रण था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1961 में इनका जो नियंत्रण स्थान था, नियंत्रण, इनका नियंत्रण कहां कहां था, गोवा, दमन और दीव। ठीक है, ठीक है, गोवा, दमन और दीव में इनका नियंत्रण था। आई बात समझ में यहाँ पे, इनके तीन, भारत के अभी भी 1961 तक ये तीन, भारत के तीन हिस्सों पे क्या था, इनका नियंत्रण था। सैन्य अभियान के जरिए इनको क्या किया जाता है, यहां से हटाया जाता है। ठीक है, मतलब भारत का शासन हो जाता है, मतलब सैन्य अभियान के जरिए इनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। सैन्य अभियान करके सैन्य अभियान द्वारा भारत का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, भारत का नियंत्रण होता है यहाँ पे। ठीक है, जब 1961 की बात करें, ठीक है, तो गोवा के जो गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं 1961 में, 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर्स। ठीक है, के पुर्तगाली गवर्नर्स, पुर्तगाली गवर्नर्स, गवर्नर, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जो होते हैं मैनुअल एंटोनियो होते हैं, मैनुअल एंटोनियो, मैनुअल, मैनुअल एंटोनियो। 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जो होते हैं मैनुअल एंटोनियो होते हैं, और स्वतंत्रता के समय पुर्तगाली गवर्नर जो होते हैं वो जोसे फेरेइरा बुस्सा, जोसे फेरेइरा बुस्सा। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर, जोसे बुस्सा, जोसेफ फेरेइरा बुस्सा। ठीक है, ये दो चीजें बहुत याद रखिएगा। 1961 में गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर होता है मैनुअल एंटोनियो होता है,
और जब भारत स्वतंत्र होता है तो भी गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन होता है? जोसे फेरेरा बोस्सा ही होता है, ठीक है, जोसे फेरेरा बोस्सा होता है, ठीक। अब जब भारत से ये सैन्य अभियान करके भारत के नियंत्रण में आ जाता है तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के जरिए, ठीक है, 12वां संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन 1962, ठीक है, 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को एक केंद्र शासित राज्य प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1962 में, ठीक है। गोवा, दमन और दीव को, ठीक है, को केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद 56वें संविधान संशोधन 1987 के जरिए गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है, 56वें संविधान संशोधन, ठीक है। संशोधन 1987, ठीक है, 56वें संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत, ठीक है, गोवा को क्या किया जाता है भाई? पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है और गोवा पूर्ण राज्य बनने वाला भारत का उस समय 25वां राज्य था। गोवा मतलब पूर्ण राज्य बनने वाला, एक केंद्र शासित प्रदेश से फिर पूर्ण राज्य में परिवर्तित होने वाला, वो 25वां राज्य था, ठीक है। गोवा कौन सा राज्य था? 25वां राज्य, ठीक। यहाँ पे गोवा क्या है आपका? 25वां राज्य है, ठीक है। आई बात समझे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। और मैंने एक चीज और बताया था कि जब ये 1998 में आते हैं, इस बात को बहुत नोटिस करके रखिएगा कि जब ये 1998 में आते हैं तो 1998 में दिल्ली का राजा कौन होता है? दिल्ली सल्तनत चल रही होती है, सॉरी 1998 नहीं, सॉरी 1498 में, ठीक है, 1498 में जब ये आते हैं तो दिल्ली का शासक कौन होता है उस समय? तो दिल्ली का शासक उस समय कौन होता है, ठीक है, यहां पर लिख ही लीजिएगा आप, दिल्ली का शासक इस समय कौन होता है? तो सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है। 1498 में जब पुर्तगाली आते हैं तो उस समय वहां का शासक सिकंदर लोदी होता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा पुर्तगालियों का आगमन और पुर्तगालियों का जो व्यापारी तो उद्देश्य से जो आते हैं, ये पुर्तगाली हमारे समाप्त होते हैं, ठीक है। अब भारत पे कौन से देश का आगमन होगा? वो होंगे डच, जो नीदरलैंड से संबंधित हैं, ठीक है, जो हॉलैंड, डच और हॉलैंड यहाँ पे, ठीक है, नीदरलैंड से संबंधित, नीदरलैंड और हॉलैंड एक तरह से दोनों डच आएंगे, ठीक है। अब डच के बारे में हम पढ़ेंगे। डच करीब पुर्तगालियों से 100 साल बाद आते हैं। 1498 में पुर्तगाली आते हैं और 1595 के आसपास में करीब डच आते हैं, ठीक है। अब डच आएंगे और डच फिर क्या, किस उद्देश्य से आते हैं उसके विषय में हम
अगली क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका पुर्तगाली समाप्त होते हैं, पुर्तगालियों का आगमन और पुर्तगालियों के पतन का जो कारण है वो हमने बता दिया, और पुर्तगालियों ने क्या क्या लाया है भारत में, ठीक है, कृषि के माध्यम से या इमारतों के माध्यम से, इन सब का मतलब विधिवत हमने आपको ये बता दिया। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।